हाय एवरीवन। आज के एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे इंडिया के स्टैंड को लेकर और किस चीज़ के बारे में इंडिया के स्टैंड को लेकर। तो डेफिनेटली न्यूज़ में क्या चल रहा है, रसिया और यूक्रेन वॉर। एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ रसिया है, जैसा कि अब भूत पहले भी होता आया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ये कंटिन्यू चल रहा है। एक पक्ष पे रसिया रहता है, एक पक्ष पे वेस्टर्न कंट्री या यूएसए रहता है, इन शॉर्ट अगर कहें तो। आपको मालूम होगा कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया ने मिलकर क्वाड कंट्री बनाई थी। और क्वाड का प्रमुख उद्देश्य था कोऑपरेशन, इंडो पैसिफिक रीजन में चीज़ों को सही तरीके से वो करना और चाइना के, अगर इनडायरेक्टली बोलें तो चाइना के एग्रेशन को रोकना। तो इन्हीं सब कारणों से अमेरिका क्या हुआ, इंडिया के करीब आ गया। लेकिन आपको मालूम होगा रसिया हमारा बहुत पुराना मित्र है। उसने 1971 में हमारा साथ दिया, 1998 में हमारा साथ दिया जब हम लोगों ने पोखरण में परमाणु न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो अगर देखा जाए तो वो एक ट्रस्टेड पार्टनर है। अगर अमेरिका की बात करें तो उसने जिस के साथ हाथ मिलाया उस देश को बर्बाद कर दिया, मतलब वो एक ट्रस्टेड पार्टनर नहीं है। बिगिनिंग करते हैं, इराक में उसने क्या किया, सीरिया में उसने क्या किया, और हाल ही में अफ़गानिस्तान में क्या किया। और जो वर्तमान जो पूरी की पूरी दुर्दशा आज की डेट में जो यूक्रेन की हो रही है, वो भी अमेरिका की गलत नीतियों का ही परिणाम है। गलत नीतियाँ क्या कहना चाहिए, सही नीतियाँ उसके हिसाब से, क्योंकि इससे क्या होता है, उसके हथियार बेचे जाते हैं। जितने ज़्यादा हथियार बिकेंगे, सीधी सी बात है, अमेरिका को फ़ायदा होगा। तो ये सब चीज़ें करके अमेरिका क्या करता है, अस्थिरता ला देता है। और अस्थिरता लाने के साथ जब कोई देश लड़ाई करेगा तो उसकी शक्ति कम होगी। जब शक्ति कम होगी तो नॉर्मली अमेरिका क्या हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। और यही पूरा गेम वहाँ वो चलता है। तो अब ये टेस्टिंग बोट क्या है, क्यों आखिरकार इस एडिटोरियल की हेडिंग इन्होंने टेस्टिंग बोट दी है, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जिसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ मैं जितने वीडियो हैं उनकी PDF सेंड कर देता हूँ। और अगर इस वीडियो की बात करें तो इस एडिटोरियल की मैं PDF वहीं सेंड कर दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। टेस्टिंग बोट आखिरकार क्या है, इसकी थोड़ी सी आप रूपरेखा समझ लो। टेस्टिंग बोट क्या है, रसिया और यूक्रेन की वार चल रही है, युद्ध चल रहा है। उसमें एक होती है सिक्योरिटी काउंसिल, एक होती है जनरल असेंबली। कहाँ की होती है ये होती है यूएन की। यूएन की एक होती है सिक्योरिटी काउंसिल और एक होती है जनरल असेंबली, GA। ठीक है। तो अभी क्या हुआ, सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हुई। सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होते हैं 15, जिसमें से 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों में आपको मालूम होगा रसिया है, चाइना है, USA है, UK है और फ्रांस है। ये 5 स्थायी सदस्य हैं। तो इसमें इंडिया, फिर वोटिंग की बारी आई। वोटिंग की बारी आई तो उसमें एक रेजोल्यूशन था कि क्या रसिया के अगेंस्ट पूरे वर्ल्ड को, ये यूनाइटेड नेशन को अपनी मिलिट्री उतारनी चाहिए। तो वो वाला क्लॉज चाइना के दबाव में आकर अमेरिका ने अलग करवा दिया और फिर वोटिंग करवाई। लेकिन फिर भी वोटिंग करवाने के बाद भी चाइना और इंडिया उस वोटिंग पैटर्न से अलग हो गए। और रसिया तो नो डाउट उसने तो बीटो किया ही, क्योंकि रसिया के अगेंस्ट ही वो चीज़ें हो रही थी। तो रसिया ने तो बीटो लगा दिया। लेकिन उस पर्टिकुलर उसमें USA ने बहुत प्रयास किया कि इंडिया क्या हो, रसिया के अगेंस्ट वोट कर दे। उससे क्या होगा, एक पूरे के पूरे प्रोपेगेंडा फैलाने में या एक न्यूज़ बन जाती कि जो रसिया कर रहा है वो इतना गलत कर रहा है कि उसका जो इतना फ्रेंडली कंट्री वो भी रसिया के अगेंस्ट वोट कर रहा है। तो इंडिया ने क्या किया, ना पक्ष में वोट किया ना विपक्ष में वोट किया, इवन कहें वोट ही नहीं किया और अलग कर लिया खुद को। तो इन सब चीज़ों को अमेरिका देख रहा था। लेकिन अमेरिका पूरा प्रयत्न कर रहा है कि इंडिया किसी न किसी प्रकार से वोट करे। अब अगर सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो कोई भी प्रस्ताव अगर लाया जाता है तो उस प्रस्ताव को पारित होने के लिए जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उन सभी की सहमति जरूरी है। अगर किसी ने भी असहमति जता दी तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होता। तो वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ क्योंकि रसिया क्या है, एक परमानेंट मेंबर है। तो उसने तो अगेंस्ट में वोट किया, मतलब एक परमानेंट मेंबर नहीं माना और चाइना भी अलग हो गया। तो सीधी सी बात है वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। लेकिन अब बात आई है जनरल असेंबली में उसी टाइप का प्रस्ताव लाने की, या
रसिया के इस मूव को निंदा करने की। तो अब यहाँ पर अमेरिका क्या चाह रहा है, ये पूरा वेस्टर्न यूरोप अमेरिका की पीछे छुपते हुए या अमेरिका को लीडर बनाते हुए ये चाह रहा है कि इंडिया अगेंस्ट में वोट करे रसिया के, और 80 मेंबर, क्योंकि जनरल असेंबली में बहुत सारे मेंबर हैं, तो और मेंबर क्या वोट करते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन इंडिया अगेंस्ट में वोट करे ये बहुत बड़ी खबर हो जाएगी। तो यही प्रयत्न कर रहा है और इसीलिए वो वोटिंग होने वाली है हाल ही के दिनों में। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि अब ये क्या है, टेस्टिंग वोट है। टेस्टिंग वोट किसके लिए है, इंडिया के लिए है कि वो किसके लिए चुनता है, यूएसए के लिए चुनता है या रसिया के लिए चुनता है। और अगर मेरी बात करें, अगर मैं अपने उससे बोलूं तो इंडिया फिर से एब्सटेन करेगा, क्योंकि वो ना रसिया से अपनी दोस्ती ख़राब करना चाहता है ना यूएसए से। बेवजह की यूएसए के नौटंकी का कारण ये युद्ध हुआ, तो वो इंडिया खुद को अलग थलग ही रखेगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यही उनका कहना है कि ये टेस्टिंग वोट है कि आप किसके साथ हो। इंडिया हैड गुड रीज़न टू एब्सटेन बट माइट हैव टू रीविजिट इट स्टैंड इफ द कॉन्फ्लिक्ट वर्सन। तो इंडिया का ये बहुत अच्छा स्टैंड है कि भैया वो खुद को एब्सटेंड करे, मतलब खुद को वोटिंग से अलग कर ले। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है और चीज़ें ख़राब होती हैं, वर्सन होती हैं, तो इंडिया को फिर से सोचना चाहिए कि वो रसिया की निंदा करे या ना करे। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंडिया कुछ नहीं करने वाला अभी, क्योंकि उसने अमेरिका की हिपोक्रेसी देखी है। थर्ड, एट द UN Security Council in the resolutions to condemn Russian aggression on Ukraine, the US and Europeans ally now plan to ensure censor of Moscow action at the UN General Assembly। मैंने आपको बताया सिक्योरिटी काउंसिल में क्या हुआ, तो अब US, यूरोपियन यूनियन ये कोशिश कर रहे हैं कि जो जनरल असेंबली है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग रसिया के अगेंस्ट वोट करें, वेयर दे ऑलरेडी हैव सपोर्ट मोर देन 80 कंट्रीज, जिनके पास अभी जो यूरोपियन यूनियन या अमेरिका का है उनके पास लगभग 80 कंट्रीज़ का सपोर्ट ऑलरेडी है। मतलब ये 80 जो कंट्री हैं वो रसिया के अगेंस्ट वोट करेंगी, ये यूएसए और यूरोपियन यूनियन जानते हैं। लेकिन द रशियन वीटो of the resolution 8979 was predetermined outcome. As a permanent UNSC member, Russia has vetoed UNSC resolution earlier that were critical of decisions to send troops into Georgia 2008 and Crimea 2014 and could hardly have done otherwise। तो यहाँ पर कुछ भी हो जाए, यूएन में रसिया के पास वीटो पावर है, तो उसके अगेंस्ट जितने भी रिजोल्यूशन लाए जाएंगे वो उस पर वीटो लगा देगा। और उसका एग्जाम्पल हमने 2008 में जब जॉर्जिया में रसिया ने अपनी सेना भेजी थी, हमने उसमें भी देख लिया। 2014 में क्रीमिया को रसिया का पार्ट बनाया, उसमें भी हमने इस चीज़ों को देख लिया। तो ये कहना कि वो उसके अगेंस्ट हो जाएगा, आप पास करवा लोगे, वो अलग है, लेकिन उसका मतलब कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि रसिया के पास यूएनएससी में वीटो पावर है। तो ये एक चीज़ है। What was perhaps more disappointing for the Western coalition was that it was unable to move India from its consistent position of abstention। तो यहाँ पर शायद ये बहुत डिसपॉइंटिंग होगा पश्चिमी देशों के लिए कि वो इंडिया को इस लेवल पर कन्विंस नहीं कर पा रहा है कि इंडिया की जो पोजीशन है, कंसिस्टेंट पोजीशन, क्या कि वोटिंग से ही बाहर हो जाना, उस चीज़ को रसिया के विरोध में लाया जा सके। मतलब इंडिया को जो अभी चुनाव से बाहर हो जाता है, जो वोटिंग से बाहर कर लेता है खुद के लिए, उसको इस तरह कन्विंस करना, इस तरह मनाना कि वो रसिया के अगेंस्ट वोट करने लगे। चाइना शिफ्टेड फ्रॉम इट्स support for Russia in the previous vote to abstention after US and Albania, the two pen holder of the resolution, agreed to drop the reference of chapter 7 of the use of force against Russian force। तो यहाँ पर US और अल्बानिया ने ये बहुत प्रयास किया। क्या प्रयास किया कि रेजोल्यूशन तो लाए, लेकिन उसमें से चैप्टर 7 हटा दिया। चैप्टर 7 में क्या लिखा था कि अगर चैप्टर 7 में ये था कि ये अगर रेजोल्यूशन पास होता है तो यूएन की जितनी भी सेनाएं हैं, मतलब यूएन की जो सैन्य ताकत है, वो रसिया के अगेंस्ट उतारी जाएगी। तो यूएस ने वो वाला चैप्टर हटा दिया कि चाइना क्या करेगा, सहयोग देगा। लेकिन चाइना ने फिर भी रसिया का ही साथ दिया
इनडायरेक्टली उसने भी एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चाइना ने भी इनडायरेक्टली रसिया का साथ दिया। और साथ ही साथ अभी तो आपने हाल ही में सुना होगा कि चाइना ने अपने जो ग्लोबल टाइम्स है, जो अपना उनका न्यूज़ आउटलेट है, उससे ये कहा कि रसिया के समर्थन की बारी आई है, अब रसिया का समर्थन करो। तो ये चीज़ें, तो चाइना तो खुलकर समर्थन कर रहा है क्योंकि चाइना की अलग पोजीशन है, चाइना के पास वीटो पावर भी है और एक आर्थिक रूप से समृद्ध भी है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास ना तो वीटो पावर है, और दूसरी बात हम अपने विकासशील बन रहे हैं, मतलब हम अभी चीज़ों को सुधार रहे हैं, तो हम बेवजह किसी भी लड़ाई में आगे नहीं आएंगे। द कोएलिशन अगेंस्ट रसिया इज मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट एट द UN बट नॉट सेटिंग मच स्टोर ऑन द ग्लोबल बॉडी इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पर अगर हम कोएलिशन करते हैं रसिया के अगेंस्ट और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे देते हैं UN के अंदर, तो उसका कोई मतलब, नॉर्मली अगर हम देखें तो अपना बहुत मतलब पुराना एली या मित्र राष्ट्र वो खो देंगे। जबकि अगर हम USA की बात करें तो वो किसी का न सगा है न किसी का सौतेला, वो सिर्फ फ़ायदा देखता है। लेकिन हम अगर रसिया की बात करें तो रसिया ने नो डाउट हमारा साथ ही दिया है। वो तो 2014 में लगे गए प्रतिबंध के कारण थोड़ा सा क्या हुआ, व्यापार में थोड़ी कमी आई, लेकिन अगर हम बात करें तो रसिया अभी भी हमारे साथ है। तो हम ग्लोबल ऑर्डर में कुछ ज़्यादा कुछ प्रभावी नहीं होगा। अगर मान लो हमने रसिया का अगेंस्ट भी दे दिया या रसिया का विरोध भी कर दिया, तो ग्लोबल ऑर्डर में ऐसा नहीं है कि हमारी बड़ी पोजीशन बन जाएगी या हम कुछ ऐसा तीर मान लेंगे। तो बेटर है हम अपना क्यों एक पुराना मित्र खोएं। Instead, the US and European Union have adopted unilateral sanctions which they hope will cripple Russian President Vladimir Putin's ability to sustain a longer assault on Ukraine and also excised the Russian economy from the international SWIFT transaction system। तो यहाँ पर जो यूनिलैटरली पूरे यूरोपियन यूनियन ने और अमेरिका ने जो सैंक्शन लगाए रसिया के अंदर, उनकी आशा है, उनकी होप ये है कि उनसे रसिया की इकोनॉमी क्रिपल हो जाएगी और रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनको कहीं ना कहीं रोक पाएंगे। और साथ ही साथ इसीलिए उन्होंने आगे बढ़ के स्विफ्ट जैसे ट्रांजैक्शन, स्विफ्ट आपको मालूम होगा इंटरनेशनल, जैसे आप यहाँ बैठे हो, आप किसी कंट्री में दूसरी कंट्री में आपको पैसा भेजना है, तो जो एक गेटवे होता है, जो प्रोटोकॉल होता है, उसे स्विफ्ट कहते हैं। उसी के बेसिस पे एक पर्टिकुलर देश दूसरे देश को क्या भेजता है, मनी भेजता है। तो उससे रसिया को बाहर कर दिया। तो पूरा पैटर्न ये है कि रसिया को कहीं ना कहीं रोका जाए, लेकिन रसिया मानने वाला नहीं है। आपने हाल ही में सुना होगा न्यूज़ में कि रसिया ने खुद, रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि जो बेस्ट कंट्री हैं, विरोधी कंट्री हैं, वो कहीं ना कहीं रसिया को क्रिपल करने की कोशिश कर रही हैं। तो न्यूक्लियर आर्म तैयार रखें क्योंकि हो सकता है इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो रसिया का अपना स्टैंड कायम है, लेकिन US और यूरोपियन यूनियन प्रयत्न कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कैसे भी हो रसिया को रोका जाए। इन एडिशन द US, जर्मनी एंड अदर कंट्री हैव अनाउंस्ड वेपन सप्लाई यूक्रेनियन फोर्स। तो यहाँ पर US जो कि ढांढस बंधाता आ रहा था यूक्रेन के लिए कि भैया नाटो का पार्ट बन जाओ, हम सभी तुम्हारे अगेंस्ट लड़ेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि आज की डेट में कोई भी विकसित राष्ट्र बेवजह के पंगे नहीं लेगा, और ऐसी कंट्री से तो बिल्कुल भी नहीं लेगा जो न्यूक्लियर आर्म है। और रसिया कोई छोटी मोटी कंट्री तो है नहीं कि भाई पाकिस्तान टाइप की छोटी कंट्री हो गई, या कोई ऐसी छोटी कंट्री के जैसे एक दिन में कुचल देंगे, तो ऐसी तो है नहीं। एक अच्छा पावर है, उसका मिलिट्री बजट अच्छा है। तो US ने जो ढांढस दिया था यूक्रेन को, उसकी बजाय अब वो क्या बोल रहा है कि भैया हम तुम्हें वेपन दे देंगे और बाकी तुम वेपन चलाओ, खुद के आदमियों को मारो, जो करना है करो, और तुम्हारी जो बर्बादी हो रही है वो तो अलग ही है क्योंकि बिल्डिंग टूट रही हैं, उसकी कई फैक्ट्री का लॉस होगा। तो इन सब चीज़ों को रीस्टोर करने में क्या सोच रहे हो कि एक दिन में हो जाएंगी? सीरिया में क्या हुआ, क्या किया इन दोनों ने, रसिया और अमेरिका ने, वो सब ने देखा। आज पूरा का पूरा सीरिया खाली पड़ा है, और यही हाल USA ने यूक्रेन का करवा दिया। और अब वो क्या बोल रहा है कि भैया हमारे हथियार लेते जाओ और लोगों को दो जिससे लड़े, मतलब खुद का नुकसान ना हो और आपको हथियार दे रहे। तो यहाँ पर US और जर्मनी ने यूक्रेनियन फोर्स को हथियार देने की बात कही, ना कि खुद की सेना भेजने की। हाउएवर इन द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट एयर पावर असिस्टेंस एंड
foreign troop, it's unlikely that Ukraine will be able to change the balance of power in the equation with Russia easily। तो यहाँ पर देखा जाए कि भले ही आप कितना हथियार दे दो, लेकिन आप उसको एयर पावर नहीं दे रहे हो, डायरेक्ट एयर पावर असिस्टेंस नहीं दे रहे हो कि भाई अमेरिका के ड्रोन आए और यूक्रेन की मदद करें। अगर ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं तो, या दूसरे देशों की जो सेनाएं हैं वो यूक्रेन की मदद करने के लिए आ जाएं, अगर ये दो चीज़ें नहीं हो रही हैं तो ये बहुत ही मुश्किल लगता है कि यूक्रेन रसिया के अगेंस्ट खड़ा भी हो पाए। क्योंकि आप हथियार दे दो, नॉर्मल लोगों को दोगे, जनरल लोग, किसी भी एक मिलिट्री पर्सनल को या जवान को तैयार करने के लिए उसकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है, और आप क्या बोल रहे हो कि बड़ी बड़ी राइफ़ल और बड़ी बड़ी बंदूक हैं जिनका खुद का वजन इतना होता है, वो आप लोकल लोगों को दे दोगे और आप रसिया से युद्ध जीत लोगे। तो ये एक हंसने वाली बात हुई, ठीक है। तो यही इनका कहना है कि आप दे रहे हो हथियार, ठीक है, लेकिन वो रसिया के अगेंस्ट उस लेवल पर खड़े नहीं हो पाएंगे। इंडिया एब्सटेंशन फ्रॉम द यूएनएससी रेजोल्यूशन 2 वाज परहैप्स अ फॉरगॉन कंक्लूजन। तो यहाँ पर जो एब्सटेंशन है इंडिया का, वो एक बहुत सोचा समझा कदम है, और उसी के आधार पर इंडिया ने एब्सटेंशन किया यूएनएससी में। और आगे भी जो जनरल असेंबली में जो रेजोल्यूशन आएगा उसमें भी मैं यहाँ पर मेरे विचार में श्योर हूँ कि इंडिया क्या करेगा, उससे भी एब्सटेंड करेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's decisions to take call from Putin before vote indicated that India would not take any stand against Russia। तो यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल की जब वोटिंग हुई उससे पहले पुतिन से बात हुई प्रधानमंत्री मोदी की, और जो मतलब इंडिया ने है या कह सकते हैं भारत ने उस वोटिंग से एब्सटेंड किया। मतलब जब वोटिंग हो रही थी उससे पहले प्रधानमंत्री ने बात की। तो इससे ये जग जाहिर होता है कि जब वोट करने के लिए रसिया से इंडिया बात कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, तो ये प्रत्यक्ष है कि रसिया के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाने वाला इंडिया। ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। अपार्ट फ्रॉम द इंडिया रसिया डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रसिया इज़ द इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड P5 ally when it come to blocking इंट्रूसिव रेजोल्यूशन ऑन कश्मीर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि P5 मतलब जो परमानेंट 5 जो कंट्री हैं यूएनएससी में, तो जब भी इंडिया को B2 की ज़रूरत पड़ती है, कश्मीर के मुद्दे को लेकर हो, और पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर हो, कभी कभी ये अमेरिका में कुछ उदारवादी लोग पैदा हो जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं हम वहाँ पे कश्मीर में बहुत ही बुरा हो रहा है और इंडिया पे सैंक्शन लगाए जाने चाहिए, यूएनएससी में इंडिया की निंदा की जानी चाहिए, या निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। तो उस समय रसिया ही भारत की मदद करता है, और बिल्कुल विश्वास पात्र मदद करता है, एक विश्वस्त मित्र जिसे कहते हैं, जिसका कोई मतलब कुछ भी केस हो लेकिन इंडिया के अगेंस्ट किसी भी प्रकार का निंदा प्रस्ताव नहीं आने देता रसिया। तो इस हद तक इस लेवल का P5 कंट्री है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो वो अपना हित देखता है। अगर उसका अपना हित होगा तो इंडिया के अगेंस्ट भी वोट कर देगा, और अगर उसका हित होगा तो इंडिया के सपोर्ट में भी वोट कर देगा। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली हैं कि कश्मीर के इशू को लेकर रसिया ने हमें कितना साथ दिया है। तो इसीलिए इनका कहना है कि सबसे ट्रस्टेड पार्टनर है जो परमानेंट 5 यूएनएससी में परमानेंट 5 कंट्री हैं। अगर उनकी बात करें तो उनमें इन कंट्रास्ट मिस्टर मोदी ओनली एक्सेप्टेड द कॉल फ्रॉम यूक्रेनियन प्रेसिडेंट आफ्टर द वोट, and rather than offering support requested assistance for the safe exit of Indian student। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो जैसी वोटिंग हो गई उसके बाद मिस्टर मोदी ने सिर्फ और सिर्फ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का कॉल एक्सेप्ट किया, और उसमें भी यूक्रेन को सपोर्ट करने की बजाय इस मुद्दे पर बात हुई कि यूक्रेन में रह रहे इंडियन जो वर्तमान में फंस गए हैं उनको कैसे निकाला जाए, और कैसे यूक्रेनियन सेना मदद कर रही है, मदद करे, मतलब यूक्रेन का असिस्टेंस मिले कि भारतीयों को बाहर निकाला जाए। तो ये सब चीज़ें देखने वाली बात है। इस बात पे बिल्कुल बात नहीं हुई कि आपका हम सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। वाइल इंडिया हेजिटेशन टू टेक स्टैंड अगेंस्ट रसिया इज़ अंडरस्टूड। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें देखने वाली हैं कि इंडिया क्यों हेजिटेट कर रहा है, इंडिया क्यों संकोच कर रहा है रसिया के अगेंस्ट वोट करने वाला। ये तो एक समझने वाली बात है। New Delhi must now consider whether its aspirations to be leading power can be achieved without having a clear position on a conflict that threatens global security, even as the Modi government
focused solely on the well-being of the Indian amidst the peril faced by other। तो यहाँ पर न्यू दिल्ली को सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए कि वेदर इट्स एस्पिरेशंस टू बी लीडिंग पावर, कि उसकी जो इच्छाएं हैं, ये महत्वाकांक्षाएं हैं कि वो विकासशील पावर बने और विकासशील से विकसित पावर बनने के लिए अचीव्ड विदाउट हैविंग क्लियर पोजीशन, जो मतलब जो बात है उस पर आप अपना कोई फिक्स रुख नहीं रख रहे हो, मतलब आप एक्सटेंड कर दे रहे हो वोटन को, उसके मतलब आप बगैर किसी फिक्स निर्णय के आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति के लिए प्रयास कर रहे हो। और जब कर रहे हो, जब पूरी की पूरी ग्लोबल सिक्योरिटी क्या है, दिक्कत में है, ग्लोबल सिक्योरिटी को लेकर चिंताएं हैं पूरे विश्व में, उस समय आप सिर्फ प्रयास कर रहे हो कि हम कोई निर्णय ना लें, किसी के पक्ष में ना रहें और अपनी खुद के लोगों का विकास करते रहें। और यही कारण है, मतलब यही चीज़ें देखने को मिल रही कि आप इंडियन की तो मदद करने के लिए तैयार हो, लेकिन उसी समय पैरल फेस्ड बाय अदर, दूसरे लोग वहाँ पर पैरल या जोखिम फेस कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि यूक्रेन के लोग दिक्कत फेस कर रहे हैं, लेकिन इंडिया प्रयास कर रहा है कि इंडियन को निकाला जाए, और साथ ही साथ रसिया और यूएसए का प्रत्यक्ष किसी का साथ नहीं दे रहा है, और प्रत्यक्ष किसी का साथ ना देना, यहाँ पर कहीं ना कहीं रसिया के पक्ष में चीज़ें हो जाना है। दिस विल, और होना भी चाहिए क्योंकि रसिया हमारा एक ट्रस्टेड पार्टनर है। दिस विल बी स्पेशली ट्रू इफ रशियन मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन इज प्रोलॉन्ग एंड गवर्नमेंट एम्बिवेलेंस इज रीड एज अ एक्टिव सपोर्ट फॉर एग्रेसिव ट्रांसग्रेशन बाय द मोर पावरफुल नेबर ओवर अ वीकर वन। तो यहाँ पर ये स्पेशली सत्य हो जाएगा। अगर कब सत्य हो जाएगा? अगर ये रसिया और यूक्रेन का वार लंबा खिंचता है तो जो मतलब जो रसिया जो इंडिया का जो रुख है कि किसी की तरफ झुकाव ना होना, ना यूएसए ना रसिया का विरोध करना, ना रसिया का सपोर्ट करना, तो ये चीज़ इस प्रकार से देखा जाएगा कि इंडिया सपोर्ट करता है किसी भी एग्रेशन को जो एक पावरफुल कंट्री दूसरी जो वीकर कंट्री है उस पर करती है। मतलब कहीं ना कहीं इंडिया एक सपोर्ट करता है कि पावरफुल कंट्री दूसरी वीकर कंट्री को कब्जा ले, उसके अंदर जाकर कुछ तमाशा मचा के आ जाए, पूरी कंट्री को तहस नहस करके आ जाए। तो इस प्रकार से पढ़ा जाएगा, इस प्रकार से समझाया जाएगा ग्लोबल ऑर्डर में। वीकर वन, समथिंग इंडिया हैज़ प्रोटेस्टेड इन इट्स ऑन नेबरहुड। और इस प्रकार से देखा जाएगा कि जो चीज़ इंडिया भी प्रोटेस्टेट कर रहा था, मतलब किसके अगेंस्ट? आपने देखा होगा चाइना और इंडिया का स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो इन चीज़ों को अगर हम फ्रेम करके देखें तो इंडिया कहीं ना कहीं जिस चीज़ का आंदोलन कर रहा था आज उसी चीज़ को बढ़ावा देगा, अगर अपना निर्णय वो फिक्स नहीं करता है। और रसिया और यूक्रेन की बार जो युद्ध है वो अगर लंबा खिंचता है तो ये पूरा एक एडिटोरियल था, करंट इशू को लेकर था, और कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं इन सब चीज़ों को लेकर था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर टुडे, और बने रहिए इंडिया और रसिया और यूक्रेन और अमेरिका, इन सब के रिलेशन को हम लोग बिल्कुल क्लियरली समझते जाएंगे, और आगे आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी हम कवर करते जाएंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।